गाइस, तो स्वागत है वापस से आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल देवेंद्र क्लासेस सेंटर पे। तो गाइस, मैं आपको यहां पर संविधान की चीज़ें पढ़ा रहा था, जिसमें आज हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में संविधान की सभा, विशेषता, अनुसूची, भाग, इनके बारे में बता चुका हूं और कैसे याद करना ये चीज़ें भी बता चुका हूं। मैं आज आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताऊंगा। गाइस, मैं एकदम डिटेल से लेकर गाइस मैं एकदम बेसिक से लेकर एकदम डिटेल तक ले जाऊंगा, पीएच से लेवल तक आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आपको वो चीज़ें भी याद कराने की कोशिश करूंगा जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, चलते हैं हम सीधे मुद्दे पर और बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। जब संविधान बनता है तो हमारे देश में मौलिक अधिकार की बात भी आती है। मौलिक अधिकार क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी देश में मौलिक अधिकार नहीं होते हैं तो वहाँ पर व्यक्ति का शोषण हो सकता है। उसको कुछ ना कुछ तो अधिकार होना चाहिए जिससे वो अपना हक के लिए लड़ सके, किसी गलत चीज़ के लिए अपने आवाज़ उठा सके। तो इसी के आधार पर मौलिक अधिकार बनाए गए। मौलिक अधिकार की सबसे पहले लिखित अवधारणा कहाँ से आई? तो आज से लगभग 800 साल पहले 1215 में ब्रिटिश के इंग्लैंड ने एक नियम बनाया था। सामंतों के दबाव में आने पर, वहाँ के सामंत जो थे उनके दबाव में आने पर एक लिखित प्रपत्र लिखा था जिसमें कहा था कि मौलिक अधिकार जैसी चीज़ भी होना चाहिए। तो ये बात उस समय पे आई थी जब नियम कानून लिखे गए थे मौलिक अधिकार से रिलेटेड। उसके बाद में भारत में संविधान में मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो वो लिए हैं यूएसए से। उसके बाद में हमारे देश में जब संविधान नहीं बना उससे पहले मौलिक अधिकार की कब कब बात हुई थी? सबसे पहले हमारे देश में मौलिक अधिकार की संविधान से पहले भी बात हो चुकी है, जो अधिकतर लोगों को पता नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे देश में 1931 में कराची का अधिवेशन जब हुआ था, जिसकी वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी, उस समय मौलिक अधिकार की बात की थी कि हमारे देश में मौलिक अधिकार भी होना चाहिए। और उसका प्रारूप जो है मौलिक अधिकार का, वो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था कि इस तरह की इसमें चीज़ें होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की बात की गई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आज वर्तमान में मौलिक अधिकार कहाँ पे है और संविधान में कहाँ-कहाँ इनको दर्शाया गया है। तो संविधान में जब हम देखते हैं तो मौलिक अधिकार आज वर्तमान में भाग 3 में है, जो कि 12 से लेके 35 तक है। मैंने आपको भाग याद करवाए थे, उस समय आपको अच्छे से याद कराया था कि कैसे 22 भाग आपको याद करना है। मैंने वहाँ पे बताया था कि भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। उसके बाद में अधिकार है, उनकी क्या प्रमुख विशेषता है? तो सबसे पहले तो मौलिक अधिकार लिए हैं यूएसए से। कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। उसके बाद में मैग्ना कार्टा क्या है? देखिए गाइस, मैंने आपको जैसे बताया था, ब्रिटिश में जब 1215 में सामंतों के दबाव में आकर वहाँ के किंग ने एक लिखित प्रपत्र बनाया था, उसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार से रिलेटेड है मैग्ना कार्टा, जो कि पहला लिखित प्रपत्र है जो कि मौलिक अधिकारों के हित में था, यानी कि सामंतों के दबाव में बनाया गया था। उसके बाद में आता है न्यायोचित। ये जो मौलिक अधिकार है न्यायोचित, न्यायोचित मतलब ये है कि इनको आप कानूनी तौर पर जाकर इनके लिए लड़ सकते हैं। इनका हनन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाना है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ही जाओ। तो ये चीज़ है कि आप न्यायोचित है, यानी कि इनको न्याय का संरक्षण है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण है। इनका कोई हनन नहीं कर सकता। उसके बाद में एक चीज़ मैंने लिखी है, आपात स्थिति। देखिए, आपातकाल में हमारे जो 7 मौलिक अधिकार थे पहले, उसमें से वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। लेकिन 6 मौलिक अधिकार में से हमारे जो मौलिक अधिकार है, इनका हनन कर दिया जाता है, इनको संक्षिप्त कर दिया जाता है, इनको कुछ समय के लिए खत्म कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है? आपातकालीन स्थिति में। आपातकालीन स्थिति में यहाँ पे 2 तरह की बात की गई है। एक आपात स्थिति यहाँ पर वित्तीय आपात और राष्ट्रीय आपात है, जब बाहर से कोई विद्रोह हो जाता है, कोई आक्रमण हो जाता है। और एक आपात आता है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह क्या होता है? जब देश में किसी राज्य में वहाँ के शासन प्रशासन उस राज्य को संचालित करने में असमर्थ रहती है, तो उसे सशस्त्र विद्रोह कहा गया। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि आपात स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता है, यानी कि वो खत्म नहीं होते, क्योंकि बाकी सब मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। तो वो है आपात स्थिति में, एक है 20 और 21। 20 और 21 कब खत्म नहीं होते? जब देश में या तो वित्तीय आपात हो, यानी कि पूरे देश में आपात हो, या फिर किसी बाहरी आक्रमण हो। जब देश में कोई आक्रमण हो जाता है या फिर वित्तीय आक्रमण आपात होता है, तो उस समय 20 और 21 खत्म नहीं होते हैं, बाकी सभी मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में उठ के नहीं जा सकते कि भैया हमारा मौलिक अधिकार है कि हमको ये वो चाहिए। नहीं, 20 और 21 है। 20-21 में क्या है ये भी मैं आपको पूरा डिटेल में एकदम क्लियर तरीके से समझाऊंगा। वीडियो में आप पूरा बना रहिएगा। उसके बाद में आता है सशस्त्र विद्रोह, जो कि 19-6। सशस्त्र विद्रोह में जो 19 आर्टिकल है, उसके 6 भाग जो है, छोटे छोटे पॉइंट है, उनको भी खत्म नहीं किया जाता है। ये सशस्त्र विद्रोह वाला, यानी कि किसी राज्य में आक्रमण या वहाँ की परिस्थिति खराब होने पर जो शासन नहीं चल पाता है, तो उस समय 19-6 भी
लागू रहता है, यानी कि ये भी खत्म नहीं होता है। तो आपको विशेष चीज़ें इसमें यही थी। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे प्रमुख जो संविधान में वर्णित है वो प्रमुख मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और कितने हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे संविधान में मूलतः 7 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटाकर भाग 12 में 300A में जोड़ा गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, हमारे संविधान में मूल अधिकार में पहला अधिकार आता है 14 से 18, जो क्या था, समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद। तो गाइस, सबसे पहला आती है समता का अधिकार 14 से 18 तक, यानी कि समानता का अधिकार। इसमें 5 मौलिक अधिकार है, 5 मौलिक अधिकार है। उसके बाद में आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो है 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद में आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है 23 से 24 तक। उसके बाद में आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो है 25 से 28 तक। यह स्वतंत्रता है और यह धार्मिक स्वतंत्रता है। उसके बाद में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो 29 से 30 तक है। उसके बाद में आता है संपत्ति का अधिकार, जो है आर्टिकल 31 में। और उसके बाद में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो है आर्टिकल 32 में। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो हटाया गया आर्टिकल है वो 32 नहीं है, वो 31 है। और 31 को कब हटाया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। और इसको जोड़ा कहाँ गया है? इसको जोड़ा तो गया होगा कहीं ना कहीं, तो इसको जोड़ा है भाग 12 में। भाग 12 में हमने वित्तीय संबंधी पढ़ा था, भाग 12 में जोड़ा है, और इसको जोड़ा है 300A में। तो अधिकतर लोगों को याद रहता है 44वें संविधान संशोधन 1978 हटाया गया, लेकिन भाग 12 में जोड़ा है और आर्टिकल 300A में इसको अलग से जोड़ा गया है। तो ये विशेष आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आर्टिकल 12 क्या बोलता है, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार 12 से स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल 12 बोलता है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा क्या होती है? देखिए, यहाँ पे राज्य से संबंधित देश से, हमारा जो भारत भूमि, जो भारत देश है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। राज्य से संबंध हमारे गांव स्टेट से नहीं है, यहाँ पर पूरे देश से बात है। अब देश के अंदर में कौन कौन सी चीजें आती है, पहले मैं बता दूं कि आपको इस परिभाषा देने की आवश्यकता क्यों लगी। तो इस परिभाषा का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो भी इस राज्य की परिभाषा के अंदर, यानी कि इस देश के अंदर आएगा, उस क्षेत्र में, उस जगह पर अगर किसी का भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसलिए यहाँ पर राज्य की परिभाषा परिभाषित की गई है कि आप किस किस जगह पर मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो मैं आपको सरल से सरल तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। तो राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में। और कौन कौन से तथ्य जो यहाँ पर फैक्ट बताए कि राज्य किस किस में आता है। तो सबसे पहले जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार यानी कि संसद, जो भी संसद है वो हमारा राज्य यानी कि देश के अंदर में आती है, राज्य की परिभाषा में है। सबसे पहले केंद्र सरकार को संसद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनको दर्शाया गया है। दूसरी चीज आती है राज्य सरकार। राज्य सरकार में विधानमंडल और विधान परिषद, दोनों चीजें आ जाती है। तो केंद्र सरकार की जो चीजें हैं वो भी राज्य में आती है, वो भी देश में आती है। राज्य सरकार की जो भी विधानमंडल वगैरह है वो भी आते हैं। उसके बाद में लोकल बॉडी, लोकल बॉडी में क्या आता है, हमने पढ़ा था 73 संविधान संशोधन 1973-74 द्वारा जो जोड़ी गई चीजें हैं, कौन कौन सी, नगर पालिका है, पंचायत वगैरह है, तो ये सब काय में आती है, ये भी हमारे देश के अंतर्गत यानी कि राज्य की परिभाषा में आती है। उसके बाद में कुछ निजी और प्राइवेट संस्था, जैसे कि ONGC है, गेल है, LIC है, RBI है, ये सब चीज़ें भी हमारे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है, यानी कि ये भी हमारे देश को प्रदर्शित करती है। तो इसलिए यहाँ पर राज्य की परिभाषा देकर समझाया है कि राज्य में क्या क्या चीज़ें आती है। तो आपको याद रखना है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल बॉडी और निजी और प्राइवेट संस्थान, ONGC, गेल, LIC वगैरह, ये सब चीज़ें आती है काय के अंदर, राज्य के अंदर। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 बोलता है मूल अधिकारों से असंगत विधियां। अब ये क्या है, इसको बहुत आसानी से समझाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकारों में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल संविधान में ये जोड़ा गया है। इसका कारण क्या है, देखिए, अगर आपने कोई कानून नियम देखा और उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती है और अगर वो गलत तरीके से चल रहा है तो वो चीज़ गलत है। तो उसके विरोध में, उसके संगत में हमारे देश में आर्टिकल 13 जोड़ा गया है, जिसमें ये चीज़ें बताई गई है कि मूल अधिकारों से असंगत विधि है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सुप्रीम कोर्ट में हाथ में है। यानी कि कैसे है, अगर कोई संसद या राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि गलत है, जो कि किसी मूल अधिकार का हनन करता है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि वो उसको निरस्त कर सकती है। उसके बाद में कोई अस्थायी अध्यादेश या कोई राष्ट्रपति राज्यपाल अध्यादेश देता है कि जो गलत है, तो भी उसको निरस्त कर सकती है। या फिर कोई गैर विधायी संस्था, गैर विधायी मतलब जो पुरानी चल रही है, पुरानी कुरीति है, रीति रिवाज है, अगर वो भी कोई गलत है तो उसके विरोध में भी हमारा सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर सकता है, उसके लिए अपना जजमेंट दे सकता है। तो आप की धारा 2 बोलती है कि राज्य यानी कि देश ऐसा कोई भी संविधान नहीं बनाएगा जिसमें किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता हो। उसके तहत हमारे आर्टिकल की धारा 13(2) यही बोलती है और इसके माध्यम से निकल के आती है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की
शक्ति जो हमने कहाँ से ली है, जो हमने यूएसए से ली है। तो गाइस अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल 14 के बारे में। यहाँ से हमारे संविधान के मौलिक अधिकार स्टार्ट होते हैं और पहला आता है समता का अधिकार यानी कि समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 में दो बातें आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको ये चीज़ें पूरा याद भी कराऊंगा कि कैसे आर्टिकल 14, 15, 16 कैसे याद रखना है। एक एकदम बेसिक सी जो टेक्निक पहले हम यूज़ करते आ रहे हैं वही टेक्निक यहाँ भी यूज़ करके आपको डायरेक्ट याद करा दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को डीपली समझें। मौलिक अधिकार एक आम व्यक्ति को जानना जरूरी है, तभी वो अपने मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आवाज़ उठा सकता है। तो गाइस इसलिए मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस अब हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। आर्टिकल 14 कहता है दो चीज़ें आर्टिकल 14 में आती है, एक आती है विधिक समक्ष समानता और एक आती है विधियों का समान संरक्षण। तो दो चीज़ें आपको विशेष इसमें ध्यान रखना है। देखिए गाइस क्या है कि आर्टिकल को मैं डिटेल में बढ़ाना चाहता हूँ और मैं आपको इनको याद भी करवाऊंगा। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको भाग और अनुसूची भी याद कराया, उसी तरह से आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नॉर्मल एग्जाम के आते हैं वो याद भी कराऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो और मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन नहीं बने, और ये भी नहीं है कि चीज़ें आपसे याद नहीं रहे। अगर आप आम नागरिक भी हो भारत के तो आपको ये चीज़ें आना चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकार आपको जब तक नहीं आएंगे तब तक आप कैसे क्या कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ताकि तो विधिक समक्ष समानता जो हमने इंग्लैंड से लिया है, जिसमें कानूनविद डाइसी ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति चाहे प्रधानमंत्री से लेकर कांस्टेबल तक कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सभी के लिए समान संरक्षण यानी कि सभी के लिए कानून समान होता है। लेकिन इसी बात का हमारे संविधानविदों ने सोच संघर्ष किया और सोचा और निष्कर्ष में निकले कि हमने यूएसए का संविधान रेड किया यानी कि पढ़ा, और जब वहाँ पे एक निष्कर्ष निकला कि विधियों के समान संरक्षण को अपने अपना है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर विकलांग है या शारीरिक रूप से अक्षम है या उसमें कोई डिफरेंस है जिस कारण से वो विधियों का समान संरक्षण उस पर लागू नहीं होता है। तो विधि के समक्ष समानता में एक अपवाद ये है कि आर्टिकल 14 बोलता है विधिक समक्ष समानता, यानी कि डाइसी ने बोला था, इंग्लैंड का संविधान था, उसमें कहा गया है कि सभी के लिए समान संरक्षण है। लेकिन हमने यूएसए की अवधारणा ली जिसमें बताया कि विधियों का समान संरक्षण यानी कि समान संरक्षण है, लेकिन किसी के लिए दंड कम है, किसी के लिए अधिक है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति विकलांग है, उससे भी किसी सजा के लिए बोला जाता है कि 100 मीटर आपको 10 सेकंड में दौड़ना है, और कोई व्यक्ति अगर जो हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है उससे बोला जाता है कि आपको 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ना है। तो जो दौड़ने की प्रतियोगिता है तो उसमें समान संरक्षण कैसे हो सकता है कि विकलांग की अलग क्षमता है और एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की अलग क्षमता है, तो यहाँ पर तो हनन हो सकता है मौलिक अधिकारों का। इसी चीज़ के विरोध में हमारे देश के संविधानविदों ने एक चीज़ यहाँ पे रखी है कि विधियों का समान संरक्षण है, ना कि विधिक समक्ष समानता। विधिक समक्ष समानता तो है लेकिन नियम कानून थोड़े थोड़े अलग है। इसी बात के आधार पर हमारे यहाँ पर आरक्षण जैसी चीज़ भी दिखाई देती है। अब हम कुछ विधि के समक्ष समानता में अपवाद भी है जो मैं आपको बताता हूँ। जब आपको भाग पढ़ाए थे तब वहाँ पर आर्टिकल 360 बताया था, जिसमें बताया था मिसलेनियस वगैरह है। मैंने आपको बताया था विशेष अधिकार से रिलेटेड चीज़ें, तो वो यहीं पे लागू होती है। तो आर्टिकल 361 के तहत चार चीज़ें होती है कि अध्यादेश तो है, इसमें चार चीज़ें आती है। चार चीज़ें कौन कौन सी आती है? चार चीज़ें आती है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेष अधिकार देते हैं। इसी आर्टिकल 14 के तहत विधियों का समान संरक्षण तो हमने अपना लिया, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है। अपवाद में चार चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, वो आते हैं 361 के तहत। मैंने अपने भाग आपको पढ़ाया था, तो 19वां जो भाग हमने पढ़ा था उसमें मिसलेनियस मैंने आपको बताया था, तो वही चीज़ें यहाँ पर लागू होती है। तो 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को चार विशेष अधिकार दिए गए हैं जो कि अपवाद स्वरूप है, जिसमें विधियों का समान संरक्षण नहीं होता है। पहला होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल को जब वो पद पर हैं तब उनके लिए न्यायिक दंड का प्रावधान नहीं है, यानी कि कोई भी न्यायिक दंड नहीं दे सकती कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। पहली चीज़ ये कही जाती है किसको? राष्ट्रपति और राज्यपाल को, जब वो अपने पद पर होते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद में दूसरा है उन पर कोई भी प्रक्रिया चालू नहीं की जा सकती है, यानी कि कोई भी न्यायिक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती है, यानी कि कोई भी केस उन पर नहीं चलाया जा सकता जब तक वो अपने पद पर होते हैं। बाद में तीसरी चीज़ आती है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में हो या कोई भी व्यक्ति पुलिस वगैरह कोई भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। कब नहीं कर सकती है? जब वो अपने पद पर होते हैं, ये भी आर्टिकल 361 बोलता है। उसके बाद में चौथी चीज़ आती है कि उनको किसी भी न्यायालय में किसी भी तरह की गवाही देने का आवश्यकता नहीं है, उनको ये भी छूट दी जाती है कि वो किसी भी न्यायालय में जाकर उनको सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। ये चार विशेष छूट दी जाती है, अपवाद है जो कि आर्टिकल 14 में 361 के तहत। अब इसके बाद में यहाँ पर 361 के तहत ये भी अपवाद है, ये भी छूट दी जाती है। कोई भी व्यक्ति राज्यसभा हो, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, इसमें लोकसभा हो, इसमें से किसी भी तरह से वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है वहाँ के जो चल रही है उन चीज़ों का, और रेडियो टीवी में प्रसारित भी कर सकता है। इसकी भी छूट कौन देता है? 361 का देता है। तो ये भी एक स्वतंत्रता है, यह भी एक अपवाद है आर्टिकल 14 का। उसके बाद में क्या आता है गाइस? उसके बाद में आता है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105
आर्टिकल 105 यह छूट देता है कि संसद में चल रही किसी भी कार्यवाही में अगर कोई नेता प्रतिपक्ष कुछ चीज़ें बोल देता है या कोई बयान देता है तो उसके विरुद्ध में कोई भी व्यक्ति से न्यायालय में जाकर ये नहीं कह सकता है कि इसने ऐसा क्यों बोला। इसीलिए आप देखते हो आए दिन कोई भी नेता कुछ भी बयान देता रहता है, चिल्लाते रहते हैं, तो वो इसीलिए विशेष अधिकार है आर्टिकल 105 के तहत कि संसद में कोई भी बोल दे तो उनको कोई भी केस नहीं लगा सकता उनके कहे हुए। और यही चीज़ राज्य में आती है आर्टिकल 194 के तहत अगर राज्य विधानमंडल में कोई नेता या कोई एमपी एमएलए कुछ चीज़ें बोल देता है तो उसके विरुद्ध दंडिक या विभागीय फौजदारी मुकदमा नहीं लगा सकता कि आपने ऐसा क्यों बोला। तो ये भी एक छूट, एक विशेष अधिकार संसद को दिया जाता है। तो आपने अपवाद पढ़ ली है आर्टिकल 14 के, आपको ये भी लिख लेना है और विशेष याद रखना है। बात कर रहे हैं आर्टिकल 15 के बारे में। आर्टिकल 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको समझना चाहिए। जो आरक्षण आरक्षण चिल्लाते रहते हैं ना, उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि क्या मैटर है, क्या किस लिए बनाया गया। आर्टिकल 15 बोलता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भारत में भेदभाव नहीं कर सकता है, आर्टिकल 15 बोलता है। अब धर्म में क्या होता है, धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म आते हैं इसके आधार पर नहीं कर सकता कि ये ऐसा है, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख। इसके आधार पर कोई भी न्याय के समान सब समक्ष है, हर व्यक्ति यहाँ पर बराबर है, तो ये कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। उसके बाद में आता है मूल वंश। मूल वंश क्या है, जैसे कि हमारे समय में जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले हमारे देश के कुछ मूल वंश के कुछ जातियों के कुछ संस्थाओं के कुछ राजा महाराजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था और आज उनके वंशज हमारे देश में, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं कहना चाहूँगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के, जो आज उड्डयन मंत्री हमारे यहाँ पे बने हुए। तो हमारे यहाँ पर जो पुराने मूल वंश के लोग थे जिनने अंग्रेजों का साथ दिया, उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिंधिया के हैं तो वंशज, तो इनने ऐसा साथ दिया तो आप इसको मार दो, ठोक दो या फिर न्यायालय में बंद कर दो। ये चीज़ें आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी के साथ आप मूल वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। उसके बाद में जाति तो आपको पता ही है, एसटी एससी ओबीसी का जो भेदभाव होता है। उसके बाद में आता है लिंग, यानी कि कोई मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर, इसके आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते। खैर ये चीज़ें देखने को मिलती है हमें आज भी, क्योंकि हर समय हर व्यक्ति यहाँ पे जागरूक नहीं है और हर व्यक्ति आवाज़ नहीं उठा पाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं तो ये भी देख पाते हैं। और जन्म स्थान, इसके आधार पर भी कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है कि वो बिहार से है, कि वो तमिलनाडु से है, कि वो पश्चिम बंगाल से है, ये भारत का हिस्सा नहीं है, ये वहाँ से है ऐसा। तो ये हम देखते हैं कि कुछ बिहारी लोग जो मुंबई में जिनका शोषण होता है, तो ये चीज़ें आज भी होती है। लेकिन हमारा संविधान तो ये बोलता है कि धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। इसी आर्टिकल की धारा 15(2) बोलती है कहाँ कहाँ पर भेदभाव नहीं होगा। तो वो लिख रहा है दुकानें, सार्वजनिक स्थान और होटल वगैरह, ऐसी जो चीज़ें हैं जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। लेकिन 15(3) क्या है यहाँ पे बोल रहा है, वो अपराध स्वरूप है। अपराध स्वरूप में यहाँ पे बोल रहा है 15(3) कोई भी राज्य अगर चाहता है तो वहाँ पे जो बच्चे हैं और जो महिला है, जो बच्चे हैं और महिला है उनके लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। यानी कि वही बात आती है आरक्षण की। जैसे हमारे यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कोई राज्य चाहता है तो रख सकता है। उसके बाद में कोई महिला है, जो हमारे यहाँ पर राज्य के जो लोकल चुनाव होते हैं, जो पंचायत नगर पालिका के, वहाँ पर उनको 33% आरक्षण विशेष दिया जाता है ताकि उस तबके को ऊपर बढ़ाया जा सके, उनको भी समाज के बराबर लेवल में लाया जा सके। तो एक छूट यहाँ पर दी जाती है जो 15(3) के तहत बच्चे और महिला के लिए दी जाती है। आर्टिकल 15 ही बोलता है, इसमें एक चीज़ और आती है कि कोई भी संस्थान जो एसटी एससी पिछड़े वर्ग लोग हैं उनके उत्थान के लिए वहाँ पर उसमें आरक्षण दे सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है, शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन दे सकता है। तो ये चीज़ें भी इसी में 15(3) के तहत ही कही गई है। इसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बता देता हूँ वो है जब 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, इसमें हमारे यहाँ पर EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो कि 10% आरक्षण का कहा गया था। तो 15(3) जो इसी में आता है 15(6) के अंतर्गत, ये चीज़ें भी आर्टिकल 15(6) में जोड़ी गई थी। EWS का आरक्षण 10% 103 संविधान संशोधन के तहत। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये आपको अपवाद स्वरूप दिखती है और यहीं से आपको देखने को मिलता है आरक्षण, रिजर्वेशन, जो आप बोलते रहते हो कि रिजर्वेशन क्या है, तो ये आर्टिकल 15 में आता है। बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 16 के बारे में, जो बोलता है अवसर की समानता के बारे में। अवसर की समानता में क्या है, यहाँ पे वही बात आती है कि कोई भी व्यक्ति जाति, मूल वंश, उसके बाद में जन्म स्थान, धर्म, जाति, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म और उसके लिंग के आधार पर
भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि अवसर की समानता का यहाँ पर बोला गया है। कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा हो या किसी भी संस्थान हो, वहाँ पर आप इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते कि ये इस जाति का इसलिए नहीं ले रही है, इस वंश से, ये इस जन्म स्थान से, इस स्थान से, ये जगह से, वहाँ से, इसलिए आप इसके आधार पर किसी भी प्राइवेट या निजी संस्थान में या फिर प्राइवेट या गवर्नमेंट संस्थान में भेदभाव नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 16 बोलता है, इसमें अवसर की समानता की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पर भी अपवाद मिलने को मिलता है, जो है आर्टिकल 16 की धारा 4 है, जो कहती है कि विशेष वर्गों को आरक्षण आप दे सकते हो। जो मैंने आपको बताया, एसटी एससी को जैसे आरक्षण मिलता है, आप देखते हैं। उसके बाद में कहीं कहीं ओबीसी को हमारे देश में आरक्षण मिलता है, राज्यों में मिलता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिया गया। तो ये चीज़ें भी आर्टिकल 16 बोलती है कि विशेष वर्ग को, लोगों को विशेष कार्य में आप नियोजन में अवसर के लिए आरक्षण दे सकते हैं, ताकि वो भी समाज के बराबर लेवल में आ सके। आर्टिकल 16(6) आता है। 16(6) जो आता है वो धारा जोड़ी गई 103वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में जो हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण आया था, ईडब्ल्यूएस का, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, 16(6) के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है, जब कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि जो 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण जोड़ा गया है, तो संविधान में किस में चेंजेस किया गया है। तो संविधान में यहाँ पर भी चेंजेस किया गया है मौलिक अधिकारों में, एक तो 15(6) में और एक 16(6) में। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा कि अब समता का अधिकार में अवसर की समानता का आर्टिकल 16 क्या बोलता है। करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या बोलता है, जो बोलता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होती है? अस्पृश्यता होती है छुआछूत। क्या होती है? छुआछूत। हमारे देश में आज के समय में भी है, लेकिन आज के समय में उतनी देखने को मिलती नहीं है। पुराने समय में बहुत छुआछूत थी। अगर कोई एसटी एससी वर्ग का किसी चीज़ को छू देता है, पानी खाने को, तो ओबीसी जनरल वर्ग का व्यक्ति कहता है भैया हम इसको नहीं खाएंगे, इसने छू दिया। तो बहुत गलत प्रथा है हमारे देश में प्रचलित है, जिनके विरोध में संविधान में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बनाई गई है। तो आपको समझना चाहिए। अस्पृश्यता का अंत। देखिए, संविधान में किसी भी जगह पर अस्पृश्यता शब्द यूज नहीं किया गया है और ना ही इसको समझाया गया है। लेकिन मैसूर में जब एक केस हुआ था, मैसूर न्यायालय ने एक केस में कहा था, यहाँ पर ये चीज़ समझाई गई है अस्पृश्यता होता क्या है। अस्पृश्यता का अर्थ होता है, मैसूर न्यायालय ने अपने जब जजमेंट दिया था तब कहा था कि अस्पृश्यता ऐसा है कि किसी समाज में निम्न वर्ग के, यानी कि निम्न जाति के व्यक्ति को उच्च वर्ग के जाति वाला दबाया जाता है, उसको धिक्कार दिया जाता है, अपने समाज से अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो चीज़ें होती है वो एक छुआछूत के अंतर्गत आती है। तो आपको आर्टिकल 17 यही बोलता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत नहीं चलेगी हमारे देश में। इस चीज़ का विरोध करता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 बोलता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 के अंतर्गत आता है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत में ये है कि पुराने समय में बहुत सारी उपाधियाँ दी जाती थी। आपको पता है कि पहले के समय में कोई क्या उपाधि देता था, इसको ये उपाधि, वो उपाधि, पुराने राजा महाराजा जो खुश होते थे, वो उनके मन में आता है वो कह देते थे। उसी तरह से उपाधियों का अंत बोलता है, क्योंकि इससे क्या होता है, समाज में असमानता फैलती है। कोई समान है, अगर किसी को कोई उपाधि, मान लो किसी को राजा की उपाधि दे दी, तो वहाँ के सब लोगों का लेवल बदल जाता है, उसकी सोच अलग बदल जाती है, उसकी सोच उस राजा के प्रति चेंज हो जाती है। इसीलिए उपाधियों का अंत किया गया है। कानून के समक्ष समानता है, सब समान है, या उपाधियाँ नहीं। तो गाइस, यहाँ पर एक अपवाद, एक छूट दी गई है कि कोई सेना या विद्या संबंधित कोई पुरस्कार या उपाधि दी जाती है, तो उसकी यहाँ पे थोड़ी छूट दी गई है। जैसे हमारे देश में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्ड दिए जाते हैं, तो ये एक छूट दी गई है। उसके बाद में दूसरी चीज़ आती है, अगर कोई व्यक्ति भारत में किसी विदेश से भी उपाधि नहीं ले सकता है। अगर वो उपाधि लेता है, कोई सम्मान लेता है, तो उसको राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता होती है, जब भी वो ले सकता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि आर्टिकल 18 बोलता है उपाधियों का अंत, और हमारा ये समानता का अधिकार जो है, ये चीज़ें खत्म होती है। अब इसको याद कैसे रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने बोला था विधि के समक्ष समानता, तो मान लो, पढ़ लो, विधि के समक्ष समानता। तो विधि नाम की कोई लड़की है। फिर मैंने बोला कानून के समक्ष लिंग जाति भेद के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो विधि का कानून का पेपर था, विधि का कानून का पेपर था, कानून का पेपर था, जिसमें जिसमें उसे जाति, मूल वंश, जाति, मूल वंश, धर्म, जन्म स्थान, जाति, मूल वंश, धर्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ, जिससे जिससे उसने क्या करा, जिससे उसे अवसर नहीं मिला, उसे अवसर नहीं मिला, तो उसने छुआछूत 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 के विरुद्ध आवाज़ उठाई, और उसे उपाधि दी।
तो गाइस देखिए, आपके लिए सरल तरीका मैं और कर देता हूँ कि कुछ लोगों को याद नहीं रहता है कि भैया ये समानता का अधिकार जो 5 अधिकार है ये भी याद नहीं है। तो मैंने आपके लिए एक मेथड बताई है जो समझना है, ट्रिक रटने की ट्रिक नहीं है, एक समझने की ट्रिक है। मान लो विधि नाम की कोई लड़की है, तो विधि जो है कानून का पेपर था, मान लो विधि का कानून का पेपर था, जिसमें उसके साथ जाति, मूल वंश, धर्म और जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ, जो आर्टिकल 15 बोलता है इसके आधार पर भेदभाव। उसके बाद में उसे अवसर नहीं मिला, आर्टिकल 16 बोलता है उसे अवसर नहीं मिला, उसने छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाई, और आर्टिकल 17 बोलता है कि छुआछूत का अंत, उसने छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाई और उसे उपाधि दी, यानी कि आर्टिकल 18 बोलता है उसे उपाधि दी। तो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। अभी सब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 के बारे में, और हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में, जिसमें सबसे पहला अधिकार आता है 19वां, जिसमें स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी का अधिकार है। हमें मौलिक अधिकार के तहत 19 आर्टिकल के तहत 6 प्रकार के आर्टिकल में स्वतंत्रता देखने को मिलती है। 19 से 22 तक पूरी आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस की बात की गई है। तो हमें कौन कौन से अधिकार इसमें मिलते हैं उनको हम जल्दी से समझ लेते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहला वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी। वाक यानी होता है बोलना, अभिव्यक्ति मतलब होता है अपने विचार प्रकट करना। तो हमें 19(1) के तहत वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, यानी कि हम अपने विचार रख सकते हैं। और इसी के तहत RTI यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आया है वो भी एक्ट आता है। तो पहला मिलता है वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आज़ादी। दूसरा इसके बाद में आता है शांतिपूर्वक सम्मेलन की। आपको कोई भी कार्यक्रम करना है, कोई भी समागम करना है तो आप शांतिपूर्वक कर सकते हो। उसके बाद में आता है संघ बनाने की आज़ादी। जैसे हम आए दिन देखते हैं कि हमारे देश में अलग अलग नए नए संघ पार्टियां बनती रहती है, तो उसकी आज़ादी भी हमें 19(3) के तहत मिलती है। उसके बाद में आता है भारत में घूमने की आज़ादी। आप अगर बेरोजगार हो या रोजगार वाले हो, आप भारत में देश में कहीं भी किसी कोने में घूम सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ अपवाद है, कुछ आदिवासी जनजाति क्षेत्र है या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर छूट दी जाती है, सेंसिटिव जो एरिया है, तो उसमें आप जाके ये नहीं कह सकते कि हमको घूमने दो, तो उन जगह पर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। उसके बाद में है निवास की आज़ादी। आप भारत में कहीं भी रह सकते हो। पहले 370 के तहत आप जम्मू कश्मीर में रहने का दिक्कत आती थी, लेकिन वहाँ पर अधिकार नहीं था, लेकिन अब वहाँ पर भी आप रह सकते हो जब से 2019 से ये चीज़ें हटाई गई है। तो गाइस ये आता है, आप कहीं भी देश में भारत में घर बना के रह सकते हो। व्यापार करने की आज़ादी। आप भारत में कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो, किसी भी देश राज्य में किसी भी कोने में जाकर आप व्यापार कर सकते हो। अब इन चीज़ों में कहीं कहीं पे छूट दी जाती है और कहीं कहीं पे रोका जाता है, प्रतिबंधित किया जाता है। तो उसका कारण ये है कुछ जनजातीय क्षेत्र है या कुछ ऐसे सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर आपको जाने से रोका जा सकता है, यहाँ पर व्यापार की परमिशन नहीं मिलेगी। तो वो एक इसमें अपवाद स्वरूप चीज़ें हो जाती है। उसके बाद में आता है प्रेस की आज़ादी। तो ये भी 19 के तहत ही आता है। 19(1) के तहत जो ये पार्टिकल है प्रेस की आज़ादी, वो भी वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत आता है। अब इसको याद कैसे रखना है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। मान लो कि आपने किसी सरकारी वैकेंसी निकली और उसमें घपला हो गया, जैसे कि पटवारी में घपला हो गया था, तो उसके विरोध में आप आवाज़ उठाते हो। तो पहले क्या करते हो, आप आवाज़ उठाते हो, यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। उसके बाद में आप शांतिपूर्वक सम्मेलन करते हो, आप इकट्ठे होकर जाते हो और सम्मेलन करते हो। तो फिर याद रखना है शांतिपूर्वक सम्मेलन। फिर सम्मेलन से काम नहीं चलता, तो आपने क्या करा, संघ बनाने की आज़ादी। फिर आपने और ज़्यादा लोग मिले और संघ बना लिए। संघ बनाने गए, सबसे पहले आपने आवाज़ उठाई, फिर क्या करा आपने, फिर आपने शांतिपूर्वक सम्मेलन किया और फिर आपने संघ बना लिया। बनाने के बाद में काम नहीं चला, तो आपने क्या करा, भारत में घूम घूम कर देखा कि कहाँ पर किस नियम को किस तरह से लागू होता है। तो आपने जगह जगह पर चीज़ों को घूम के देखा, तो भारत में घूमने की आज़ादी। फिर निवास की आज़ादी। फिर आपने क्या करा, आपको लग गया कि इसका सोल्यूशन होने वाला नहीं है, फिर आपने भारत में कहीं पर भी निवास करने लग गए और फिर आप वहीं पर व्यापार करने लग गए। और तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, आपने पहले बोला, आवाज़ उठाई, फिर आपने सम्मेलन किया, फिर संघ बनाया, फिर भारत में घूमे, फिर निवास किया और फिर व्यापार किया। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। तो ये बोलता है वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 19। अब बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में, जो हमें क्या क्या आज़ादी देने की बात करता है। तो आर्टिकल 20 बोलता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण का मतलब क्या है, अगर आप कोई अपराध करते हो तो आपको किस किस में बचाव है कि आप कौन से अपराध में क्या छूट, किस तरह से आपको छूट मिल सकती है, उसके बारे में नियम लिखा है कि जबरदस्ती आपका कोई शोषण ना करे। तो सबसे पहला आता है 20(1) के तहत बोला जाता है कि किसी को अपराधी जब कहेंगे जब उसने कानून का उल्लंघन किया हो। देखा होगा आपने कहीं कहीं पर कुछ कुछ लोग भिड़ जाते हैं कानून वाले से, किसी पुलिस वाले से भिड़ जाते हैं और कहते हैं कि भैया बताओ हमने क्या उल्लंघन किया आपके कानून का। तो यही बात है, ये कानून का नियम पढ़े हुए हैं वो लोग हैं, इसलिए भिड़ जाते हैं। अब आपने कोई पढ़ाई करी नहीं है तो आपको समझ पड़ती नहीं है, और पुलिस वाले 2-4 डंडे देते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पढ़ा करो, अधिकार पढ़ा करो। आर्टिकल 20 बोलता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, और पहला बोलता है 20(1) में कि किसी को अपराधी जब कहेंगे जब उसने कानून का उल्लंघन किया हो। तो कानून का उल्लंघन आपने नहीं किया है तो आप अपराधी नहीं हो। इसकी धारा 2 क्या बोलती है, यह बोलती है कि एक गुनाह के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया सकता। अगर आपने एक कोई गुनाह किया, आपने कभी गलत कार्य किया है, कोई चोरी करी, तो आपको अगर एक गलत काम किया तो उसकी एक बार ही सजा मिलेगी, एक से अधिक बार उस चीज़ के लिए सजा नहीं मिलती। और अगर डबल से दोबारा गलती की जाती है तो उसकी अलग से सजा मिलती है।
एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी, ये धारा 20(2) बोलती है। उसके बाद में आता है धारा 20(3) होता है कि स्वयं की गवाही के लिए जबरन दबाव नहीं डाला जाएगा। कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर जबरन दबाव डाल के आपको गलत सिद्ध नहीं करवा सकता है कानून के सामने कि आप गलत हो, आपने चोरी किया है, आपने कोई गलत अत्याचार किया है। तो ये भी हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर कोई ज़बरदस्ती हमारे लिए दबाव डालता है कि गलत बयान दिलवाने के लिए। तो आपको आर्टिकल 20 में 3 चीज़ें याद रखना है। किसी को अपराधी जब कहेंगे जब उसने कानून का उल्लंघन किया हो, एक गुनाह के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया सकता है, और स्वयं की गवाही के लिए जबरन दबाव नहीं डाला जाएगा। तो यही था इसमें ज़्यादा चीज़ें। ये आता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि ये हमें बहुत सारे अधिकार देता है। इसमें लगभग 35 तरह के अधिकार हमें मिलते हैं, जो बहुत लंबा इसमें वर्णन दिया गया है आर्टिकल का। तो आर्टिकल 23 आता है, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें लिखा है कि किसी को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई कानूनी उल्लंघन करते हैं तो ही आपको वहाँ पर जो कानून है उसके आधार पर ही दंडित किया जाएगा, इसके अलावा नहीं। यानी कि आपको जीने का पूर्णतः अधिकार है। इसमें आपको चिकित्सा का अधिकार आता है, कानून के विरुद्ध अधिकार आता है, निःशुल्क कानूनी का अधिकार भी आता है, आपका सोने का अधिकार भी इसमें आता है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी आपका आता है, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार भी आता है। इस तरह के 35 प्रकार का अधिकार आपको इसमें मिलते हैं। तो गाइस इसमें एक आर्टिकल और जोड़ा गया था 21 में क्या बोला था, शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसमें लिखा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी ताकि हमारे देश का हर नागरिक, हर बच्चा पढ़ सके। तो ये कब जोड़ा गया था, 21 में जोड़ा है। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और शिक्षा अनिवार्य दी जाए। यह बात इसमें जो बात करने जा रहा है आर्टिकल 22 के बारे में, जो हमें क्या विशेष अधिकार देता है। आर्टिकल 22 बोलता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निषेध, यानी कि कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तार नहीं किया सकता है, और गिरफ्तार किया जाएगा तो उसके क्या क्या कारण होंगे। तो आपको उस पर देखना है कि आपको गिरफ्तार कब नहीं किया जा सकता है। तो पहला बोलता है 22(1) की गिरफ्तारी का कारण बताना। अगर आपको गिरफ्तारी की जा रही है तो आप उसको कारण पूछ सकते हैं कि आपको पुलिस क्यों गिरफ्तार कर रही है। तो आपको ये अधिकार कौन देता है, आर्टिकल 22 देता है, गिरफ्तारी का कारण बताना। उसके बाद में आता है आर्टिकल 22(2) जो बोलता है मन मर्जी के वकील से सलाह का अधिकार। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप अपने मन मर्जी से वकील से सलाह ले सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है, इसका भी अधिकार है। इससे आपको पुलिस मना नहीं कर सकती। तो आपको अधिकार है कि पहला तो गिरफ्तारी का कारण पूछने का, दूसरा आपके मन मर्जी से वकील से बात करने का, सलाह लेने का, तीसरा आपको 22(2) के तहत गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उपस्थित या दर्ज करने का, पेश करने का भी अधिकार है कि उनको कह सकते हो कि आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाए, और इस समय में आपका जो आने जाने का समय वो नहीं जोड़ा जाएगा। तो 22(2) ये बोलता है गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाए, ये भी अधिकार है। उसके बाद में आता है किसी को खतरा लगे तो बिना बताए गिरफ्तारी, 22(3) बोलता है। इसमें एक अपवाद स्वरूप ये चीज़ भी है कि अगर प्रशासन को या न्यायालय को लगता है कि यह व्यक्ति खतरनाक है और इससे समाज को खतरा है, या कोई बड़ी चाल ही चल सकता है जिस तरह से आतंकवादी वगैरह होते हैं, तो आपको बिना बताए भी वो गिरफ्तार कर सकते हैं। ये आपका इसमें अपवाद स्वरूप चीज़ें आ जाती है, तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। तो ये आता है 22(3). तो गाइस आज का वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई डिटेल में। तो अब मैं चाहता हूँ कि बाकी बचे हुए जो मैं आपके लिए पार्ट 2 लेके आऊँ, और उसमें और भी अच्छे तरीके से आने वाली चीज़ों को डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, अधिकार के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, एकदम बेसिस से लेकर डिटेल तक ले जाने की कोशिश की है। आप इनको देखिएगा, लिखिएगा और पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप अपने भाइयों, बहनों, दोस्तों, यारों को भी भेजिएगा, जिससे अब उनको भी चीज़ें सीखने को मिले और वो भी पढ़े। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको हर लेवल के एग्जाम में इन चीज़ों के बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने हर लेवल के कनेक्ट करके चीज़ें आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।